जोहार दोस्तों, आप लोगों को मेरा इसके पहले वाला वीडियो पसंद आया होगा। आज मैं आप लोगों के सामने झारखंड जेपीएससी का एक प्रमुख टॉपिक, जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में बताने जा रहा हूं। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे नागवंशी शासन व्यवस्था, डोगलो सोहोर शासन व्यवस्था, मांझी शासन व्यवस्था और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था या पढ़ा पंचायत के बारे में बताना है। तो आज मैं एक फर्स्ट टॉपिक मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। देखिए, मुंडा जनजाति के बारे में बताना और मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में बताना दो अलग चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में बहुत ही कम शब्दों में, और मैं चाहूँगा कि आप इसको देखें और जितने भी पॉइंट्स हैं उसको बढ़िया से आप क्लियर कर लें, ताकि आपके एग्जामिनेशन में ये आपका बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड में बनाया है कि मुंडा शासन व्यवस्था में जो सबसे निचली इकाई है, सबसे छोटी जो इकाई होती है, वो हमारा गांव है। ठीक है, गांव। तो इसलिए मैंने इसे नीचे में बनाया और नीचे से ही शुरू करके हम ऊपर तक जाएंगे। तो हमारी जो सबसे नीचे की जो इकाई होती है वो गांव होती है, और गांव के जो प्रमुख हैं उनको गांव का प्रधान या फिर हम लोग बोले ग्राम पंचायत का प्रधान, उसे मुंडा कहते हैं। यानी यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि गांव का जो सर्वोपरि प्रधान जो होता है वो मुंडा होता है। ठीक है, अब जो है कि गांव का प्रधान वो अकेले तो सारा काम नहीं करेगा, तो उसके सहयोगी भी होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देखिए, मैंने इन पूरे चीज़ को 3 स्टेप में बनाया है, और ये मैं फर्स्ट स्टेप गांव के बारे में डिस्क्राइब कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा कि सबसे छोटी इकाई गांव है, गांव का प्रधान मुंडा है, और इसके 2 प्रमुख सहयोगी, एक का नाम है पाहन और दूसरा जो है वो है महतो। यानी सबसे बड़ा प्रधान आपका मुंडा, उसके सहयोगी पाहन और महतो। महतो के बारे में एक चीज़ जानिए कि महतो मुंडा और पाहन दोनों के सहयोगी हैं। ध्यान रखें, महतो जो है मुंडा और पाहन दोनों के सहयोगी हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि मुंडा जो है सो गांव के शासन व्यवस्था में, यानी ग्राम के शासन व्यवस्था में वो केंद्रीय भूमिका निभाता है। एकदम बीच का सेंट्रल पॉइंट जो है वो मुंडा है। अगर मुंडा अनुपस्थित हो जाए तो फिर उसकी अनुपस्थिति में सारा कामकाज पाहन देखता है। वैसे तो पाहन धार्मिक प्रधान होता है, जिसका काम गांव के धार्मिक क्रियाकलापों को मुख्य रूप से देखना होता है। लेकिन जब अगर मुंडा अनुपस्थित हो तो उस वक्त मुंडा की अनुपस्थिति में जो है सो सारे गांव का कार्य जो है सो वो पाहन करता है। तीसरा हम लोग देखते हैं महतो, जिसको हमने कहा कि वो मुंडा और पाहन दोनों का सहयोगी होता है। उसका मुख्य काम होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है मुंडा और पाहन जो है सो उनके सहायक है, और ये गांव में मुख्य रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, या फिर थोड़ा देर के लिए बात करेंगे कि अगर ग्राम पंचायत बैठी हुई है तो ग्राम पंचायत में निर्देशों को बताना, क्या क्या उसके निर्देश हैं, उससे ग्रामीणों को अवगत कराना, ये महतो का काम है। मेरे हिसाब से आपको गांव वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, गांव में हमने क्या देखा, इनके प्रधान मुंडा है जो कि गांव का वास्तविक प्रधान है, केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। उसके 2 सहयोगी पाहन और महतो है। पाहन धार्मिक प्रधान भी है और मुंडा की अनुपस्थिति में गांव के सारे कार्यों का संपादन करते हैं। और महतो के बारे में हम बोल रहे हैं कि महतो जो है मुंडा और पाहन दोनों के सहयोगी होते हैं, और इनका मुख्य काम गांव में सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है। मेरे हिसाब से समझ, एक चीज़ आप ध्यान लीजिए कि कोई भी गांव हो या फिर कोई भी, हम लोग कहीं भी कोई इंस्टीट्यूट की, या फिर हम लोग गांव की बात कर लें, शहरों की भी बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ मुख्य रूप से हम 3 प्रमुख जो है समस्याओं को सॉल्व करते हैं। उसमें एक है सामाजिक, सोशल,
धार्मिक रिलीजियस जो बातें होती हैं, रिलीजियस प्रॉब्लम होती है, या आर्थिक हम लोग बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो गांव में भी इसी तरह की जब प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनके लिए, उनको सॉल्व करने के लिए जो पंचायत होती है वहाँ पर जो है सो इन सारे प्रॉब्लम्स को, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक समस्याओं का निदान किया जाता है इनके माध्यम से। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसके थोड़ा सा ऊपर आते हैं। ठीक है, ये तो गांव है जो कि सबसे निम्नतम इकाई थी, छोटी इकाई थी। अब इससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मैंने 3-4 गांव बनाए, बहुत सारे गांव हैं, यानी ये गांवों का एक समूह है। इन गांवों के समूह को हम पट्टी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पट्टी। ध्यान रखिएगा, सबसे निम्नतम इकाई गांव, और गांव के समूह को पट्टी बोलेंगे। अब पट्टी के बारे में हम ज़्यादा नहीं, बल्कि पट्टी के प्रधान को मुख्य रूप से एग्जामिनेशन में हम लोग की अगर आ जाए कि पट्टी का प्रधान कौन होता है, तो पट्टी का प्रधान मानखी कहलाता है। क्या? पट्टी का प्रधान मानकी कहलाता है। इस पॉइंट्स को आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये 2 स्टेप हो गए। अब अगर हम ऊपर की ओर जाते हैं, जो कि मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा पढ़ा। पढ़ा में हम देखते हैं कि जब यहाँ पर गांव से बना पट्टियों का जब समूह होता है, यानी बहुत सारे गांवों का जब समूह हो जाए तो फिर बन जाता है पढ़ा। बहुत सारे गांव हमने यहाँ पर बनाए हैं, यहाँ लिख भी दिया है कि हर एक घर एक एक गांव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन गांवों के समूह या पट्टियों के समूह को हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये है पढ़ा। और जो पढ़ा का जो प्रधान होता है उसको हम लोग बोलते हैं पढ़ा राजा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी है, पढ़ा है तो पढ़ा राजा। अब पढ़ा राजा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि ये हम लोग एग्ज़ाम में, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पढ़ा राजा का मनोनयन चुनाव के माध्यम से होता है। दैट मीन कि चुनाव के माध्यम से है। इसका मतलब ये है कि ये पद जो है वो वंशानुगत नहीं है, ये पद वंशानुगत नहीं है, इसका चुनाव होता है। इसीलिए यहाँ पर इसे जो है, इस व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहा जाता है। क्या हमने बोला कि मनोनयन होता है चुनाव के माध्यम से, यानी पद वंशानुगत नहीं है, और वंशानुगत नहीं होने के चलते हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था है। दूसरा कि पढ़ा राजा को किसी तरह के कोई राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए ये हम इस व्यवस्था को राज व्यवस्था ना कहकर बल्कि इसे हम सहकारी व्यवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? सहकारी व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह के कोई भी राजस्व की प्राप्ति नहीं है, राज व्यवस्था नहीं बल्कि इन्हें हम सहकारी व्यवस्था कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि देखते हैं यहाँ पर कि आप चूंकि पढ़ा राजा है तो सारे काम तो अकेले नहीं करेंगे, तो ये इनके भी कई ऑफिसर्स हैं, अधिकारी हैं। इनमें से हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 यानी 5 अधिकारियों को मुख्य रूप से ऊपर में लिखा है और नीचे भी कुछ लिखा, लेकिन उसके बारे में डिस्कस थोड़ी देर के बाद करेंगे, क्योंकि मैंने जिन पुस्तकों को देखा है उसमें ज़्यादातर में हमारे 5 अधिकारियों की चर्चा ज़्यादा की गई है, इसलिए पहले मैं उनको डिस्कस कर लेता हूं, जिसमें पहला है ठाकुर, दूसरा दीवान, तीसरा पांडे, चौथा कर्ता और 5वां जो है सो आपका लाल बोलेंगे। ठीक है, अभी इनको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी है उसको फिर बाद में बताते हैं। जैसे ठाकुर है, राजा का सहयोगी होता है, राजा के बहुत सारे कामों में वो सहयोग करता है ना। और दीवान जो है वो मंत्री का पोस्ट होता है, जो कि पढ़ा राजा के आदेश का पालन करता है। इसमें भी 2 कैटेगरीज दिए हैं, एक है गढ़ दीवान जो कि आपका गढ़ दीवान, और दूसरा जो है सो राज दीवान, जो कि गढ़ के अंदर के यानी इस पढ़ा के अंदर के क्रियाकलापों की देखरेख करता है, और राज दीवान उस व्यवस्था से बाहर के क्रियाकलापों की देखरेख करता है। तीसरा पोस्ट है पांडे। पांडे जो है वो जरूरी कागजात जितने भी है उनकी बढ़िया से रख रखाव करता है, या फिर और भी बहुत सारी किताबों में ये देखा गया है कि पांडे के बारे में बोला गया कि वो कभी कभी पढ़ा राजा के आदेश पर
गांव में या पढ़ा में नोटिस जारी करता है। नोटिस जारी करने का भी अधिकार है, हालांकि उसका मुख्य काम कागजों का रख रखाव है। नेक्स्ट आगे यहाँ पर है कर्ता, और उसके बाद हमारा है लाल। इस लाल के बारे में हम बोल सकते हैं कि ये एक तरह से किसी भी पंचायत में अगर कोई पंचायत हो रही है तो वहाँ लाल जो है सो वकील का काम कर सकता है, वकील का काम करता है, जिसमें दिया गया है कि कुछ बुक्स में कि वकील 3 प्रकार के हैं। एक है बड़ लाल, दूसरा है मंझ लाल और तीसरा है छोट लाल। ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि आप इन 5 पोस्ट को याद कर ले। ठाकुर, दीवान, पांडे, कर्ता और आपका लाल। मुख्य रूप से ज़्यादातर बुक्स में यही है, बल्कि और भी इत्यादि करके लिखा हुआ है, लेकिन हम इनको भी अगर याद कर लें तो बहुत सारा काम मेरा हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, ठीक है, कि कुछ किताबों में इनके अलावा 2 पोस्ट और है। एक है बरकंदाज, जिसको सिपाही की संज्ञा दी गई है, और एक है दरोगा, जिसमें ये बरकंदाज सिपाही जो है वो दीवान के प्रति जो है सो जवाबदेह है। यानी दीवान जब कोई चीज़ नोटिस निकालता है तो उसकी तामील जो है सो सिपाही गाँव में जाकर करते हैं। और दरोगा, ये जो दरोगा है, जब किसी ग्राम पंचायत होती है तो उस वक्त लोगों को नियंत्रित करने का काम इस दरोगा को है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों कि ये 5 पोस्ट के बारे में आपको ज़्यादा याद करना है। ठाकुर, दीवान, पांडे, कर्ता और वकील के बारे में। इनको थोड़ा सा अगर आगे पीछे आप नहीं भी देखें तो चलेगा, ठीक है। उसी तरह से तो इस तरह से मेरा मुंडा शासन व्यवस्था में हम जो है सो इतनी सारी जानकारियाँ हम यहाँ पर हासिल कर सकते हैं, और छोटे छोटे पॉइंट्स को आप याद कर सकते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं कि सबसे छोटी इकाई हमारी गांव हुई, उसका प्रधान मुंडा और उसके 2 सहयोगी पाहन और महतो, जो कि इम्पॉर्टेंट है, हम लोग को इसको याद करना। उससे ऊपर अगर हम जाते हैं तो ये है पट्टी, यानी गांव का समूह पट्टी, जिसका प्रधान मानकी कहलाता है, और कई पट्टियों से मिलकर हमारा पढ़ा बनता है, जिसमें प्रधान जो है सो पढ़ा राजा कहलाता है। मुख्य बात यहाँ केवल आप ये याद कर लीजिएगा कि पढ़ा राजा का पद वंशानुगत नहीं है, और ये भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था कहलाती है। चूँकि राजस्व की प्राप्ति नहीं है, इसलिए इसे हम राज व्यवस्था ना कहकर इसे सहकारी व्यवस्था कहेंगे। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि ये जो 5 पोस्ट है, ये बुक्स में दिए गए हैं कि ये पोस्ट वंशानुगत है। इसको ध्यान दिएगा कि ये पोस्ट आपके वंशानुगत है। ये अधिकारी के रूप में काम करते हैं, इनके काम भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट बताकर मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ कि लास्ट में जो है सो एक कुछ बुक्स में और दिए गए कि इससे ऊपर की एक संस्था है जिसका नाम है राज, और उसका प्रधान जो है राजा कहलाता है। इसके लिए मैंने इसको साइड में कोने में लिखा है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ये नहीं भी है। तो ये राज है और इसका प्रधान राजा कहलाता है, और ये कई पढ़ों, खासकर 12 पढ़ा उसमें किसी में लिखा हुआ है, और अब जाके वो करीब 22 पढ़ा से मिलकर राज बनता है, जो कि आपका एक तरह से मुंडा शासन व्यवस्था में या इनकी पंचायत जो होती है वो इनके लिए सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का भी काम करती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि अगर इसके बारे में आपके क्वेश्चन पेपर में जिक्र नहीं है तो हम पढ़ा पंचायत को ही मुख्य मानेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। उस टाइम ये नहीं कि आप तो सर हमको वीडियो में ये बता दिया आ गया, ये तो आप तो गलत बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। किसी किसी बुक्स में है और किसी किसी बुक्स में नहीं भी है। तो ये दूसरा बात है कि जब इनकी पंचायत बैठती है तो कई तरह के दंड का प्रावधान जो है सो दिया जाता है, जिसमें छोटे छोटे दंड से लेकर कई प्रकार के दंड है, बहुत बड़े दंड भी है, जिसमें से एक दंड है, उस दंड का नाम है बिठलाहा।
ये बिठला कौन सा दंड है कि इसमें उस व्यक्ति को गांव से निकाल दिया जाता है, उसे गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है। जैसे कि आज भी कहीं कहीं गांव में होता है कि अगर वो किसी व्यक्ति को अगर किसी तरह की अगर उसने कोई जुर्म किया है तो उसे गांव से बहिष्कृत किया जाता है। और ये एक बड़ी सज़ा होती है, क्योंकि बहिष्कृत करना ही सज़ा नहीं है, बल्कि गाँव के लोग भी उससे दूरी बनाते, ना उससे बात करते हैं, अगर कोई बात करता है तो जुर्माना भी लगता है। यानी ये एक बहुत ही बड़ी सज़ा होती है और छोटी सज़ा भी यहाँ दी जाती है। ठीक है। दूसरा बात है कि अगर किसी समस्या का हल गाँव में नहीं होता है तो वो समस्या पढ़ा में जाती है। यानी हम इस पढ़ा पंचायत को हम सबसे ऊपरी संस्था मान सकते हैं तब जब हम कि अगर राज की बात नहीं होती है जिसका प्रधान राजा होता है, तो हम यहाँ ये मान के चलते हैं कि हमारा जो है सो सबसे बड़ी संस्था जो है जहाँ पर उन सभी लोगों का समस्या का समाधान होता है वो पढ़ा पंचायत ही होती है। इसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे नागवंशी शासन व्यवस्था, मांझी शासन व्यवस्था, ये सब है। उन सब पर मैं भी आगे के वीडियो बनाऊंगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आपको पता है कि आपको क्या करना है ना। धन्यवाद।